नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। 27 अक्टूबर 1947 को आधिकारिक रूप से भारत में कश्मीर के विलय के बाद 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में जोड़े गए एक अस्थायी प्रावधान यानी आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने पर आज पूरे 5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले आज का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 5 अगस्त 2019 की, जब एक असंभव से लगने वाले काम को हमारी संसद ने संभव करके दिखाया था। इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर को एक नई फिजा में सांस लेते हुए देखा गया, जो कि अमन और तरक्की की फिजा थी। हमने इन 5 सालों में कश्मीर से आतंकवाद को खत्म होते हुए देखा, युवाओं को खेलों में आगे आते हुए देखा, G20 होते हुए देखी, लोकसभा में रिकॉर्ड वोटिंग होते हुए देखी और 2024 की सबसे फेमस नाजिम नासिर की पीएम मोदी जी के साथ में सेल्फी भी देखी। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं वो साजिद यूसुफ शाह जी हैं, जो आज इस निहायत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। इनकी शख्सियत का तारुफ करवाना माने सूरज को दिया दिखाने की कहावत को सच करने जैसा है। इनके तारुफ में अल्फाजों का वजन भी कम पड़ जाता है। ये लॉयर हैं, ऑथर हैं, पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी पर अपना ज़बरदस्त व्यू रखते हैं। ये कश्मीर में बीजेपी के मीडिया डेवलपमेंट के हेड भी हैं और इन सबसे ऊपर ये एक बेहद पॉजिटिव शख्सियत हैं जो भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। साजिद जी, आपने आपकी मसरूफियत में से हमारे साथ बात करने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार राहुल जी, आपने एक अच्छा परिचय दे दिया, तो मुझे लगता है कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। मैं आपका आभारी हूँ इस चीज़ में आपने बुलाया और आपके व्यूवर्स जो है आज मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए भी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर को जब मैं बाहर से देखता हूँ तो मुझे क्या बदलाव दिखते हैं वो मैंने अभी बताया। मैं आपकी नज़र में बीते 5 साल को थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। देखिए, हम स्टार्ट अगर कर लें 2019 से, 5 अगस्त जब एब्रोगेशन हुआ था, तो 5 अगस्त एब्रोगेशन जब हुआ था तो सबसे पहले कश्मीर में जो है कि रूमर्स फैल रही थी, किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। अब क्योंकि एक इमोशंस या आप बता दें आप अटैचमेंट जो 370 को लेकर लोगों के साथ था, लेकिन मेरा पर्सनल जो बिलीफ ये चीज़ मानना है कि 370 था ही नहीं कुछ, क्योंकि 370 जो है खोखला हुआ था। अब आपको बताता हूँ कैसे। हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम किससे, जब कश्मीर का एक टाइम अपना प्राइम मिनिस्टर था, शेख अब्दुल्ला वाज प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर से जब आपने एक्सेप्ट कर लिया चीफ मिनिस्टर बनने का, तो दैट मीन्स 370 का आस्ता आस्ता जो है शल जो है वो आस्ता आस्ता धीरे धीरे आप खत्म कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है अमेंडमेंट जीएसटी लाया आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे ये कह सकता हूँ फॉरेस्ट एक्ट लाया आपने। तो ऐसे करके आपने, या उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर था वो आपने सेल कर लिया। जब आपने ये सब चीज़ें अमेंडमेंट्स हार्डली की हुई थी, वहाँ पे खोखला बचा हुआ था, तो उसमें रहा ही नहीं था कुछ। अब क्योंकि खोखले करने वाले कौन थे, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कौन है जो आज रो रहे हैं 370 क्यों हटा दिया। 370 इसलिए हटा दिया क्योंकि इनकी रोजी रोटी उससे चलती थी। 370 हटने के बाद अगर सबसे ज्यादा दिक्कत है किसी को, इन नेताओं लोगों को है। मैं आपको कुछ बताता हूँ। जब 5 अगस्त 2019 में एब्रोगेशन हुआ, क्या आपने लोगों को सड़कों पे देखा एहतजाज करते हुए? नहीं देखा। क्या आपने लोगों के हाथ में हथियार देखे? नहीं देखे। क्या आपने लोगों के हाथ में पत्थर देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि लोगों को भी लगा था कि 370 इतना इजी था कि हटाना, कि पल भर में एक पार्लियामेंट में बिल पास हो गई और दूसरे दिन हट गया। हमें तो बताया गया था ये तो 370 के भी हट नहीं सकता। मैं आपको 3 अगस्त पे लेता हूँ। 3 अगस्त अगर आपने देखा, एक वायरल फोटोग्राफ हुआ था जब फारूक अब्दुल्ला जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हसनैन मसूदी साहब है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और उमर साहब, वो 3 जो थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मिले। वो क्या बात हुई वो उनको पता होगा, लेकिन रेस्ट इज द हिस्ट्री के उसके बाद ही तुरंत जो है एब्रोगेशन हुआ। महबूबा मुफ्ती जो कहती थी कि अगर 370 हटा, तिरंगे को कांधा देने वाला कोई मिलेगा नहीं। आज आपको घर घर उस तिरंगे को कांधा देने वाले तो बहुत है, आज उसको ऊंचा करने वाले भी बहुत सारे हैं।
ये चीज़ जी। बदलाव है। अब आपको मैं बताता हूँ कि 317 हटने के बाद पॉजिटिव डेवलपमेंट कहाँ पे आई। मुझे लगता है कि आप जैसे आपने कहा आज के टाइम पे जो दौर है इंफ्रा हमारा बढ़ रहा है, आपने कहा डेवलपमेंट वर्क कहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप बाद में छोड़िए। सबसे जी। पहले जो इम्पोर्टेंट है यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल। जी। 2019 से पहले मैंने भी कश्मीर से पढ़ा हुआ है, मुझे याद भी नहीं होगा कितने दिन में स्कूल गया हूँ, क्योंकि साल भर तो हुँ। साल में तो कम से कम 7-8 महीने तो बंद ही रहता था। मुश्किल फिर उसके बाद विंटर्स 3-4 महीने रहते थे। तो मुझे नहीं लगता कि साल भर हमने कभी स्कूल भी देखा होगा। हमारी हुँ। बच्चों की एजुकेशन जो है वो सफ़र होती थी। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का जो था कोई कांसेप्ट था ही नहीं, क्योंकि हड़ताल था। और जब स्कूल खुलते थे, माँ-बाप भी परहेज़ करते थे कि हम बच्चों को भेजें स्कूल भेजें, क्या वो वापस आएँ या नहीं आएँगे? क्योंकि किसी को सेंस हुँ। ऑफ सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ पे कश्मीर के ऐसे हालात थे, अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए भी जाता था, वो भी कहीं न कहीं गोली, स्टोन पेल्टिंग, पैलेट का शिकार बनता था। अब रोने वाले कौन है जो आज रोते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आज 2019 के बाद, अभी तो सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, लेकिन सेंटर में सरकार और यहाँ यूटी सरकार जो है, उनने एक चीज़ 2019 के बाद सबसे पहले एक है, लोगों के साथ कनेक्ट कर लिया। वो कनेक्ट जो था जी। 2019 से पहले मिसिंग था। 2019 से पहले लोग जो थे हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानते थे। ये मानने की ज़रूरत है और इसको एक्सेप्ट, इसमें कोई कोताही और शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जी। 2019 के बाद ऐसा क्या हो गया कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ऑल ऑफ सडन यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई। क्या दैट मीन्स अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई स्टेप आप निर्णय ले रहे हैं और ऑल ऑफ सडन उसका कोई आपको परिणाम मिल रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं जो लिंक्ड, इट वाज़ लिंक्ड। जब टेररिज्म की बात हम करते हैं, स्टोन पेल्टिंग की बात करते हैं, 370 हटने के बाद ही ऑल ऑफ सडन कैसे डिक्लाइन हो गया? दैट मीन्स समहाउ ये जो 370 था, इट वाज़ अ पॉलिटिकल टूल यूज्ड बाय द पॉलिटिशियंस फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। ये मेरा टर्म है 370 को लेके। अब हम जहाँ बात करते हैं 370 के बाद हुआ क्या? 370 जिस लाल चौक को आज आप जब देखते हैं, मुझे वो लाल चौक भी याद है जिस लाल चौक से एक टाइम तक हुर्रियत जो है हड़ताल की कैलेंडर्स देते थे। ये वही जी। लाल चौक है जिसमें पाकिस्तान की झंडे लहराए जाते थे। ये वही लाल चौक है जिसमें आईएसआईएस के झंडे भी लहराए जाते थे। इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको पता भी नहीं था आईएसआईएस है क्या, लेकिन फिर भी झंडा उठाने के लिए दे वांट टू प्रूव द कंट्री एट दैट टाइम। बट हुआ क्या? ऑल ऑफ सडन क्या है एक चीज़ आज जम जो आप देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं। क्या लाल चौक में आपको सिर्फ टूरिस्ट नज़र आए? नहीं, लोकल्स भी वहाँ सेल्फी खींचने के लिए आते हैं। मुझे याद है शायद आई डोंट नो आपको या आपके व्यूअर्स को शायद पता होगा, मैं इसमें ऐड कर लूँगा सो दैट हम कंटिन्यू कन्वर्सेशन कर पाएँगे। 2022 की बात है, जम्मू कश्मीर में पहला जो झंडा लाल चौक को अगर आपको याद होगा, तिरंगा जब लहराया गया पहली बार, अ, वो मैंने लगाया था। मेरे जी। साथी जो थे, हम दोनों ने लगाया था। सो इट वाज़ द फर्स्ट टाइम जी। कश्मीर की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद लाल चौक के क्लॉक टावर के ऊपर झंडा लगाने वाले हम 2 लोग थे। जी। मोदी जी जब आए थे यहाँ पे, तब वो प्रधानमंत्री थे, मुरली मनोहर लाल जोशी जब आए थे यहाँ पे, उनने फ्लैग होस्टिंग की कोशिश कर ली। वहाँ पे लाल चौक की टावर, तब तो क्लॉक टावर था उस टाइम, बट इट वाज़ द कंट्रोल ऑफ द बीएसएफ एट दैट टाइम। बट जो वहाँ पे फ्लैग सेरेमनी वो नीचे होगी। तो हमने हुँ। मोदी जी का जो सपना था झंडा लगाने का, वो हमने पूरा किया था। तो उससे जी। क्या है एक चीज़ आजकल के टाइम पे मुझे याद है, जो झंडे लगाने वाले, बिकॉज़ हमने वहाँ पे फ्लैग लगाया था उस टाइम मेरे मेरे और मित्र ने। तो आज क्या है उसी फ्लैग के साथ सेल्फी लेने के लिए वहाँ लंबी कतारें होती है। जब मैं भी आज हुँ। लाल चौक जाता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि वही लाल चौक है जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लगते थे। और सेल्फी उठाने वाले भी लोकल कश्मीरीज़ हैं। लाइन का वेट करते हैं हमारी टर्न कब आएगी, हम इस झंडे से एक ये क्या बोलते हैं इसे फ़ोटो खींचेंगे। सो अटैचमेंट पहले से ही है कश्मीरियों की इसके साथ, हिंदुस्तान के साथ थी। नाउ आई विल कम द बैक, मैं थोड़ा बहुत बैक आपको लेता हूँ। जब मौका मिला था कश्मीरियों को हाथ मिलाने का, तो पाकिस्तान की नीयत उससे पहले ही खराब थी, क्योंकि राइट। जब कश्मीर ये सेपरेट होया करता थे, उस टाइम स्टेट होया करती थी, तो उसके बाद आपको याद होगा 22 अक्टूबर को नीयत किसकी खराब थी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान यहाँ पे हमला किया, तो बचाने वाला उस टाइम कौन था? हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान ने भेजा किसको? इंडियन आर्मी को बचाया। तो वो सेंटिमेंट्स वो आज भी लोग भूले नहीं हैं। आप हथियार की हुँ। मदद से, हथियार के ज़ख़ीरे बेचने की वजह से आपको लगता है कि लोग 30 साल, 20 साल तक शांत रहे थे। लोग आपकी बात मान रहे थे, आपकी मनमानी मान रहे थे। लेकिन 30 साल के बाद ऑल ऑफ अ सडन लोगों का दिमाग चेंज हो गया। लोगों ने सोचा कि सही जो हमारे लिए सही कोई दिशा दिखा सकता, वो हिंदुस्तान दिखा सकता, दिल्ली दिखा सकती है। इस्लामाबाद से आपको गोली
और ड्रग्स के बगैर कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपको अगर कुछ राइट। मिलेगा वो दिल्ली से मिलेगा। आपका एजुकेशन आज देखिए जम्मू कश्मीर में, देखिए मैंने आपको एजुकेशन के बारे में जिक्र कर लिया। यहाँ पे लोग जो बच्चे हमारे थे एमबीबीएस करने के लिए बांग्लादेश जाते थे, पाकिस्तान जाते थे, बहुत सारी कंट्रीज में जाते हैं। क्या हमारी आज युवा पीढ़ी कश्मीर की, क्या वो कम्पिटिट नहीं करते आज किसी दिल्ली में के किसी नागरिक के साथ? वो कम्पीट करते हैं। क्या आज यहाँ पे आईआईटी जम्मू में नहीं खुला है? क्या कश्मीर में राइट। आईआईटी नहीं है? क्या कॉलेज यहाँ नहीं खुले हैं? यूनिवर्सिटी नहीं खुले हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ लोगों को दिखती नहीं है। अब मैं बताऊँगा दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉलिटिशियन जो है, क्योंकि इनको याद है कि इन लोगों ने कश्मीर को हर हमेशा कर्फ्यू में देखा, और जो लोग हुँ, कभी ज़मीन पे चले नहीं हैं, उनको क्या पता कि ग्राउंड की हालात क्या है। हमारे हुँ, जितने भी पूरे मुख्यमंत्री हैं, उनने तो सिर्फ एरोप्लेन का आज तक मुआयना की है, तो मुझे कभी उनको रोड पे देखा हुआ बहुत कम देखा है उनको। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं न कहीं लोगों को जाना हुआ है। तो 2019 के बाद जो है यहाँ पे प्रोसेस पीस जो है, एक तो ऑन ग्राउंड मिला है, और साथ-साथ में मेंटल पीस जो है वो इम्पोर्टेंट था। मेंटल पीस यहाँ राइट। लोगों के पास आज है। टूरिस्ट देख लिया आप, एक ऐसा टाइम था जब हमारे इंटरनेशनल जो ट्रैवल्स के लिए, उनके लिए डेली कोई ना कोई सर्कुलर आता था। मुझे याद है 2019 से पहले यूएस एम्बेसी जो है वो सर्कुलर जारी करता है कि जम्मू कश्मीर ना जाइए क्योंकि जम्मू कश्मीर में हुँ, खतरा है। आज वही कह हुँ, रही है कि नहीं, वी हैव लिफ्ट द बैन, यू कैन ट्रैवल टू द जम्मू एंड कश्मीर। 2019 का आंकड़ा मुझे अच्छे से याद है। 2019 20-21 की बात है। अराउंड 15,000 समथिंग जो थे फॉरेन टूरिस्ट वो यहाँ विजिट कर चुके हैं। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2019 की बात की कर रहा हूँ। आज का अगर आप आंकड़ा देखें, आप गिन नहीं पाएंगे, आपके पास फैक्ट्स फिगर्स भी नहीं मिलेंगे, इतने राइट। सारे टूरिस्ट है यहाँ पे। जो है रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने एक जो है इश्तिहार दिया था, उसमें बोला गया था कि 2 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो एक साल में विजिट कर चुके हैं। 1 साल में विज़िट 5 लाख करके। से ज्यादा हमारे यात्री भाई है जो अमरनाथ यात्रा जी की जो सैर करने के लिए या मैं ये दर्शन करने के लिए जो आए हुए हैं, वो 5 लाख से ज्यादा है विद इन कपल ऑफ डेज। राइट, तो दैट मीन्स राइट। सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। एक ऐसा टाइम था जब हमारे जो भाई थे यात्रा के लिए आते थे, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं थी कि हम अगर हुँ, दर्शन के लिए जाए हम वापस लौटे या नहीं लौटे। आज वो आराम से हुँ, दर्शन भी करके आते हैं, और फैसिलिटेट करने वाले लोकल कश्मीरी से, ये राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा एक चीज़ है कनेक्ट, कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे थे यहाँ तक कश्मीर के, उनको प्राइवेट सेक्टर के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था। यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो थे उनने कहा था गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स के बगैर यहाँ लोगों को कुछ दिखाई नहीं गया। आजकल हुँ, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप श्रीनगर के या कश्मीर के किसी भी कोने में जाएँ, हर 2 मिनट के बाद आपको कोई ना कोई कैफ़े मिलेगा। कैफ़े चलाने वाला राइट। लोकल कश्मीरी से। लोकल कश्मीरी एक तो खुद कमा रहा है और साथ में 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो क्या 10 लोगों का घर एग्ज़ैक्टली। नहीं चल रहा है? वो टाइम था जब शिकारा वाला 800 रुपए आपको क्या लेता था, चार्ज लेता था नाइट को स्टे करने। वही शिकारा वाला आज आपको 8,000 में आपको कमरा देने से इनकार कर, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। ताज में आज भी होटल का जो रेट है 1.5 लाख से कम, 1.5 लाख अराउंड मिलता है आज ताज होटल में। आप खाइबर में जाइए, आप खाइबर में आज भी आपको 90,000 से कम आज आपको कमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आज पूरा पैक है। राइट। लोगों के जो घर थे, उनको आज भी उन लोगों ने, लोगों के जो घर थे वो कन्वर्ट हो गए होटल्स में आपको। आज भी एयरबीएनबी में लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एयरबीएनबी का कंसेप्ट भी नहीं था, लेकिन लोगों हुँ, के पास दिन ब दिन इतने ये चीज़ आ रहे हैं, उन लोगों ने अपने घरों को भी कन्वर्ट कर लिया एयरबीएनबी में। सो आई राइट। थिंक दीज़ आर द पॉजिटिव थिंग्स जो हमारे पॉलिटिशियंस और जो लोग जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पे अपनी रोटियाँ सेंकी हैं, वो कभी इसके बारे में ज़िक्र नहीं करेंगे। एग्ज़ैक्टली। आपने बड़े ही खूबसूरती से इन सब चीज़ों में जो-जो एक पॉज़िटिव तब्दीलियाँ हुई, वो सारी आपने गिनाई और ये वाक़ई में उन लोगों के लिए एक आई ओपनर है, जो लोग इस 370 के इवेंट पे अपनी पॉलिटिकल रोटियाँ सेकते हैं। साजिद जी, मैं अब इससे थोड़ा-सा और आगे की तरफ आपसे एक इम्पोर्टेंट पहलू पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान और आतंकवादियों का टारगेट एरिया कश्मीर घाटी से अब जम्मू की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। आपके हिसाब से वो क्या चीज़ें थी जिनसे कश्मीर घाटी से आतंकवाद मिटाने में सेना कामयाब हुई और जम्मू में जो अभी घटनाएँ हो रही है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे वहाँ पर भी ऐसी घटनाएँ ना हो या उसे हम रोक सकें? देखिए राहुल जी, मैं आपको बता दूँ, आपने कहा कि कैसे इस चीज़ को आप रोक सकते हैं। आपको उदाहरण जो है आपको पंजाब का देता हूँ। जी। पंजाब में जो है टेररिज़्म जो है वो ख़त्म कैसे हुआ है? जब लोगों ने हुँ। वहाँ चाहा कि टेररिज़्म का साथ अब नहीं देना चाहिए, तब टेररिज़्म जी। ख़त्म हुआ। जब हमारे पास केपीएस गिल जैसे लोग वहाँ पे ऑफ़िसर थे, तब ये सब जी। संभव हुआ। जब आपके पास कुछ करने का कोई भावना होती है, आपके पास कुछ करने की चाह होती है,
तो ये सब चीज़ें हो जाती है। जो प्रीवियस पॉलिटिशियंस थे या कांग्रेस की सरकार थी, वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर का मसला कभी हल हो, क्योंकि उस कश्मीर बर्निंग इशू पे आज तक वापस सियासी रोटियां जो वो सेक रही थी। अब जब 2019 के बाद एब्रोगेशन हुआ, एब्रोगेशन के बाद यहाँ लोगों का जो माइंडसेट है वो आहिस्ता सा चेंज हुआ। लोगों का जो है कनेक्ट जो है पैन इंडिया के लोगों से हुआ। बाहर से, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, जितने भी हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हो, यहाँ कश्मीरी लोग वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं। एक कनेक्ट जैसा है, तब इनको सीखने को कुछ मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है। जब तक आप लोगों को एक्सपोजर नहीं देंगे तब तक लोग नहीं सीखेंगे। दूसरा बराबर। चीज़, आपको याद दिला दूं मैं कि 2019 के बाद जो हमारे यहाँ पे टेररिज्म जो था, वो लोकल कश्मीरी जो है 2019 से पहले जो है लोकल कश्मीरी हथियार उठाते थे। हम्म, 2019 के बाद लोकल कश्मीरीज ने एक तो हथियार छोड़ दिया, हथियार हम्म, उठाना छोड़ दिया। और दूसरी चीज़ है, अगर उनको लगता था कि कहीं आतंकवादी कोई छुपा है, टिप देने वाला भी कश्मीरी ही होता था। मरवाने एग्जैक्टली। वाला भी, इनमें जितने भी यहाँ पे टेररिस्ट थे, जितने भी आपको मैं गिन के आपको बता सकता हूँ कि इस आतंकवादी की कब हत्या हो गई, कहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि ये ह्यूमन इंट होता है। आप कितना भी राइट। डिपेंड कर लें, आप पूरा डिजिटल हिंट पे आप आजकल टाइम पे नहीं कर सकते, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम्म, हाँ, कुछ हम्म, केसेस में आपका जो है डिजिटल जो आपका सर्विलेंस है वो काम करता है, लेकिन ह्यूमन एंड भी आपका बहुत जरूरी है। अगर एग्जैक्टली। कश्मीर से टेररिज्म वाइप आउट हो गया, इट इज बिकॉज द क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन लोगों हम्म, ने बार बार सिक्योरिटी फोर्स को कहा यहाँ पे ये आतंकवादी छुपा है। उनकी टिप्स की वजह से आज अगर कश्मीर है, कश्मीर में आज आतंकवादी का जो है डिक्लाइन है, बहुत कम है। आई कैन राइट। से ऑलमोस्ट, मतलब लोकल कश्मीर मुझे नहीं लगता कि 10 से ज्यादा या 12 से ज्यादा है, या हार्डली अगर हम कर ले 15 से ज्यादा नहीं होंगे, उससे ज़्यादा हम्म, तो नहीं होंगे। जितना मुझे याद है 4-5 कुछ लोग थे, वो कुछ रिसेंटली मारे गए। मुझे नहीं लगता कि लोकल कश्मीर की संख्या जो है आज 5 या 10 से ज़्यादा भी होगी। अब जो हम्म, आज आतंकवादी जो आज इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कौन करवा रहे हैं? ये जो राइट। है, मेरा ये मानना है कि ये जो है पाकिस्तान तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो कुंजी है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। हमें सब हम्म, चीज़ ये जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को करवा कौन रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी आज जो है कहीं न कहीं उनकी जो इकॉनमी है वो लिम्बो में है। तो कहीं न हम्म, कहीं चाइना का उसमें स्टेक है, क्योंकि ये जो स्पॉन्सर जो टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान में, ये चाइना स्पॉन्सर टेररिज्म। हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। क्योंकि एग्जैक्टली। इस चीज़ में इंटरनेशनल जो है, जब इनको लगा, हमारी मोदी जी जो बोल रहे हैं, आपको याद दिला दूँ, एक टाइम जो है यूके दे यूज्ड टू रूल अस, इंडिया पे हुक्मरान थे एक टाइम। आज हमने इकोनॉमी के लिहाज से उनको सरपास कर लिया। आज हम 5वें नंबर राइट। पे हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि 3 पे नहीं, अब तो हम फर्स्ट पे भी आ जाएँगे, 3 पे आ रहे। तो कहीं न कहीं जो कुछ विदेशी ताकतें हैं, उनको लगता है कि इंडिया तो ग्रो कर रहा है। इंडिया ने ग्रो कर लिया, क्योंकि उसमें क्या है दिक्कत उन लोगों की, वो पीछे हट जाएँगे। और दूसरा है, उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको याद होगा, सबसे ज़्यादा जो पैसा 2019 से पहले खर्च हुआ डिफेंस पे हुआ। कश्मीर में आपको राइट। अंदाज़ा नहीं होगा, एक गोली, कहीं टेररिस्ट की एक गोली को रोकने के लिए लाखों क्या करोड़ों पैसा खर्च होता था उनको रोकने के हम्म, लिए। क्योंकि एक हम्म, गोली उनको चलानी है और हालात ठीक करने के लिए आपको करोड़ों चाहिए। तो अभी तक राइट। जितना भी पैसा था वो इस चीज़ में खर्च होता था। लेकिन जब डिक्लाइन आपका टेररिज्म में हो गया, तो आपका पैसा बचना शुरू हो गया। कश्मीर में हम्म, जो है वो पैसा जो है इन्वेस्टमेंट में लगना स्टार्ट हो गया। लोगों का एक जो बॉन्ड है वो बढ़ने लगा। लोगों ने टेररिज्म को है यहाँ पे नकारना स्टार्ट कर लिया। अब टेररिज्म की नीति भी आप सुन लिए, आप अगर आपको याद होगा कि ऑल ऑफ सडन जम्मू में टेररिज्म स्टार्ट क्यों हुआ, व्हाट्स द रीजन, ऑल ऑफ सडन क्यों स्टार्ट हुआ? वन थिंग इज, मैं ये मानता हूँ कि टेररिज्म जो है पाकिस्तान वांट्स टू बी इन न्यूज़, क्योंकि उनको हम्म, पता है कश्मीरी जो है, कश्मीर में कोई आतंकवादी हमला हो जाए, इट्स अ नॉर्मल, क्योंकि 35 साल से कश्मीर में सिर्फ आतंकवादी देखा है। तो उनको लिए न्यूज़ बनाने के लिए कश्मीर है, उनके लिए न्यूज़ बनाने के लिए कि जम्मू अच्छी जगह थी। दूसरा हम्म, मेरा ये मानना है कि हमारे गृह मंत्री जी, या अगर आपने राजनाथ सिंह जी की बैक टू बैक आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, हमारे मोदी जी रिसेंटली करगिल गए थे, वहाँ पे भी पाकिस्तान को चुनौती देके आए। उनने कहा कि अब बारी जो है वो पीओके की है। तो कहीं न राइट। कहीं चाइना या पाकिस्तान को लगा कि नहीं, अब तो इनकी नज़र जो है, ये कश्मीर तो हम भूल गए, अब तो हमारी कश्मीर पे इनकी नज़र है। तो उन लोगों ने कहीं न कहीं सोचा कि डाइवर्ट करने के लिए जम्मू पकड़ लीजिए। मुझे आज भी लगता है, और मैं आज भी मानता हूँ कि आज भी जो है उनकी नज़र जम्मू पे नहीं है। निशाना कहीं और है, नज़र कहीं और है। एक्चुअली दे एग्जैक्टली। वांट टू पुश आवर आर्मी। हमारी आर्मी जब जम्मू में अटैक स्टार्ट हो गए, तो हमारी आर्मी लद्दाख से भी थोड़ा वापस लाई गई। कश्मीर से जितनी भी आर्मी है वो बॉर्डर्स पे लिए गई, राजौरी साइड में, पुंछ साइड में, जितने भी हमारे बॉर्डर्स हम्म, जो टच करते हैं जम्मू साइड में। दैट मीन्स आपका जो आर्मी का जो है वो थोड़ा थोड़ा वहाँ जो है कश्मीर से निकाल के वहाँ चले गए।
सो आपने क्या कर लिया काम, एक्चुअली आपने स्पेस छोड़ दिया उनके लिए, हमला करने के लिए उनकी स्पेस छोड़ दी कि जितनी भी आपकी आर्मी थी वहाँ चलेगी। एक साइड से आपका दुश्मन है चाइना, वो आप जो है वो कोशिश कर रहा है करगिल, लद्दाख उस साइड से अटैक करने के लिए। आपने वहाँ विड्रॉ कर ली आर्मी, कंप्लीटली विड्रॉ नहीं कर ली तो थोड़ा बहुत अपनी आर्मी वहाँ से निकाल दी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमने उनके लिए स्पेस छोड़ दी। कश्मीर से भी जब हालात ठीक हो गए तो हमने जम्मू की तरह मूव कर लिया कंपनीज, तो कश्मीर में भी हमने उनके लिए स्पेस कर ली। इसलिए तो रिसेंटली अगर आपने सुना होगा उड़ी साइड से या कुफवारा साइड से कुछ इन्फिल्ट्रेशन की हमें न्यूज़ सुनने को मिली, कुछ आतंकवादी भी मारे गए वहाँ पे। तो वो चीज़ें क्या थी कि आप वहाँ उनको डाइवर्ट कीजिए, एक ग्रुप जो है वो अंदर आ जाएगा, एक ग्रुप हमला करने के लिए, न्यूज़ बनाने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए काफ़ी है उनके लिए। तो ये जो राइट। रणनीति है ये पाकिस्तान आज चीज़ कर रहा है। और दूसरा चीज़ है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो भी चीज़ अभी टेररिज्म चल रही है, मेरा ये चीज़ मानना है कि अनटिल अनलेस, जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली जब यहाँ बैक टू बैक किलिंग्स हुई तो उसमें कुछ ओजीडब्ल्यूज पकड़े गए। हु आर द ओजीडब्ल्यूज? दे वर द लोकल्स जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी दे आर गेटिंग, मे बी कुछ लोगों का ये चीज़ फियर फैक्टर भी है कोई, क्योंकि कुछ ओजीडब्ल्यूज पकड़े गए, उनके स्टेटमेंट सामने आए तो पता चल जाए कि कहीं ना कहीं फियर फैक्टर भी है। आतंकवादी आपके घर पे घुस जाता है और आपकी बंदूक आपके सर पे रख लेते हैं, तो दैट मीन्स जो भी आपको कुछ बोलेगा वो आप करेंगे उस टाइम, क्योंकि आपके पास डर होता राइट। है, मौत के बगैर कुछ है नहीं, जीवन के बाद तो कुछ है नहीं आपके पास, तो आप एग्री हो जाते हैं गलत काम करने के लिए। दिस इज हाउ कि वो ओजीडब्ल्यूज अपना नेटवर्क बना रहे हैं। और हमें ये चीज़ मानने की ज़रूरत है कि हम बदल सकते हैं। हमने ये सोचा कि हम तो अब आगे बढ़ गए, 370 के बाद लोग बदल गए, लेकिन हमारा जो है पड़ोसी, जो है हमारा जो दुश्मन है, वो बदलेगा नहीं। वो वो ना तब बदलेगा। बदला था ना अब बदलेगा, उसकी नीयत वैसी बराबर। वही है। तो दुश्मन के साथ दुश्मन नीति के लिए इट्स अ टिट फॉर टैट। आप एक हमला करेंगे, आप वहाँ 10 हमले करवाइए। तो इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों को मारिए, बट ये चीज़ है, अगर वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक लास्ट टाइम हुई थी, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आजकल के टाइम पे हमारे बेगुनाह जो है हमारे सिपाही लोग वो शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान की गोली से, वो कर रहे हैं, आप और सर्जिकल स्ट्राइक करें। और इस बार ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करें कि पूरी दुनिया माननी चाहिए। वी डोंट नीड राइट। एनी डिक्टेशन फ्रॉम द यूएस, एंड आज इंडिया डिक्टेशन लेता भी नहीं। एक ऐसा टाइम बराबर। था जब कांग्रेस की सरकार थी, कुछ भी होता था तो यूएस चले जाते थे। अब ये चीज़ें हम कुछ करते हैं तो यूएस इंडिया आ जाता है कि आपने ये क्यों कर लिया। हमें कोई फर्क नहीं राइट। पड़ता। यू हैव द सीन द सिवेज रिप्लेस ऑफ द जयशंकर साहब, आपने मोदी जी के देखेंगे, वो तो आंख में आंख है भाई, यू आर अ कंट्री, वी हैव आल्सो स्टेक इन द कंट्री। हम भी तो दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारा भी तो स्टेक है। हु आर यू टू डिक्टेट दैट टर्म्स? आप अपना देखिए, हम अपना देखते हैं। एब्सोल्युटली। तो जब हमारी एब्सोल्युटली। नीति, हमारी नज़र जब चेंज हो गई वर्ल्ड लेवल पे, डिप्लोमेसी लेवल पे चेंज हो गई, तब इनको लगा कि कहीं न कहीं अब ये हिंदुस्तान वो चीज़ नहीं रहा है, ये तो आँख में आँख डाल के बात कर रहा है। यही चीज़ बहुत सारे लोगों को पिंच हो रही है। सो वी नीड टू बराबर। टेल द वर्ल्ड कि द टेररिज्म इज़ आवर प्रॉब्लम नाउ। हाउ वी विल टैकल इट्स नन ऑफ योर बिज़नेस। आप बीच में आएँगे देन आई थिंक वी कैन कट योर टाइज़। रिसेंटली अगर आपको याद होगा, एब्सोल्युटली। इंडिया ने रिसेंटली जब रशिया के साथ हाथ मिलाया, रशिया की मीटिंग, तो यूएस में उसमें आपत्ति आ गई। यूएस ने कहा कि आपने कैसे इनके साथ हाथ मिलाया, कभी कह रहे हैं तेल कैसे ले लिया। सो वी हैव आवर ओन रिलेशंस, हम क्यों अपना किसी के साथ रिलेशन खराब कर ले? क्या यूएस अपना आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान से वो निकल गए तो विदाउट रीजन निकल गए? डेलिबरेटली उन लोगों ने वहां पे वेपन आर्म्स वो सब चीजें, इट वाज अ प्रॉपर, ये चीज प्रॉपर जो है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि प्रॉपर जो है प्लानिंग थी उसमें। हथियार-शथियार सब कुछ उनको बेच के दिया, सो दैट ये आहिस्ता-आहिस्ता खोखला कर ले। आज भी अगर आपने देखे जम्मू कश्मीर जो वेपन पकड़ रहे हैं, वो अफ़गान वाले जो सीज़ वेपन है यूएस के, वो पकड़े जा रहे हैं। वो चाइनीज़ के पकड़े जो है जाते हैं। आज वेपन है, वो पकड़े जा रहे हैं। आते कहाँ से वो वेपन? वो वहीं से आते हैं, क्योंकि वो आज दुनिया की कुछ ऐसे ममालिक है, वो नहीं चाहता इंडिया ग्रोथ करे। वो इंडिया को रोकने के लिए मुझे लगता है कि कश्मीर जैसी अच्छी जगह इनको मिल नहीं सकती। कश्मीर पे ये लोग सियासत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या चाइना वहाँ पे अटैक नहीं कर रहा है? चाइना कोशिश कर रहा है, कभी कभार नाम चेंज कर रहा है, कभी कभार ये हमारा है। लद्दाख में भी चाइना का स्टेक है। कश्मीर में भी मैं मानता हूँ इट्स नॉट ओनली द पाकिस्तान, इट्स द चाइना स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। सो वी नीड टू टैकल द थिंग्स नॉट फ्रॉम द पाकिस्तान प्रिज्म बट फ्रॉम चाइना स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। एब्सोल्युटली। So this is my answer. एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली सर, आपने आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, स्पेशली कंसिडरेशन टू जयशंकर साहब एंड मोदी जी, कि हम लोग अब हमारे टर्म्स पे डील करते हैं, हमारे टर्म्स पे डिसीजंस लेते हैं। और आ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो कश्मीर में टेररिज्म में कमी आई, उसके अंदर जो लोकल गाइडेंस था, जो लोकल इनपुट था, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। और जब लोकल इनपुट हमारी आर्मी के साथ में रहेगा, तो कोई भी थर्ड पार्टी एलिमेंट हमें नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। और ये चाइना स्पॉन्सर्ड एंड पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म है,
जो अभी हम लोग देख रहे हैं। सर मैं एक चीज और थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में हमने देखा कि कुछ नेता बोल रहे हैं कि अटारी वाघा बॉर्डर को ओपन करके भारत को पाकिस्तान के साथ बिजनेस शुरू करना चाहिए। आप ऐसे स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं, स्पेशली जब हमारे आर्मी सिक्योरिटी पर्सन्स अपनी जान पर खेलकर इन आतंकवादियों को खत्म करने में लगे हुए हैं? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या जो हम तिजारत कर पाए उनसे। एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली भी चीज है उनके पास वो इंडिया की है ऑलमोस्ट। जितनी भी चीजें आप देखिए, फल फूल है उनके पास, फ्रूट्स है उनके पास, जो खाने पीने का राशन है हिंदुस्तान से लेते हैं वो लोग। हिंदुस्तान वहां पे कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा खजाना है? क्या तेल है वहां पे? तेल के कुएं हैं तो उनके साथ तेल तिजारत स्टार्ट कर ले। है क्या उनके साथ? उनके पास दो चीज है, ड्रग्स है पाकिस्तान के पास, हथियार है उनके पास। ना हमें पाकिस्तान से ड्रग्स चाहिए ना हथियार चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो इट मेक्स एनी सेंस। हाँ, पाकिस्तान के साथ तिजारत स्टार्ट भी हुई थी, ओडी वाला जो रास्ता है वो तिजारत स्टार्ट हुई, लेकिन ड्रग्स बेचने का काम तब पाकिस्तान ने कर लिया, तब ये सब चीज़ें हमले कर लिए। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्या मोदी साहब जब पहली बार विदाउट एनी व्हेन ही गॉट द इनविटेशन मियाँ साहब की बेटी की शादी पे, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये पीस का मैसेज लेके वहाँ इस्लामाबाद नहीं चले गए थे? उसके दूसरी दिन आपने क्या कर लिया, उसके दूसरे दिन आपने हिंदुस्तान पे वार कर ली, उड़ी अटैक करवा दिया आपने। और आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी नीति सुधारेगा। पाकिस्तान अपनी नीति कभी सुधारेगा नहीं। जो लोग हाफिज सईद जैसे लोग, जो लोग उसामा बिन लादेन को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बोलते हैं, और आप कहते हैं कि इनके साथ बात कीजिए। किन के साथ बात कीजिए? कभी कभार ये लोग कहते हैं कि बात कीजिए। इनके मुल्क में पहली चीज है, चलाता कौन है? इट्स ऑल द आईएसआई। एग्जैक्टली Do you think you can sit on a table with the ISI? Do you think you can share a stage with the somebody from the Hizbul Mujahideen? No, it's not possible. आप लोगों ने क्या कर लिया? आपको लगता है कि आजकल के टाइम पे ये ऐसा दौर है कि आप करेंगे काम, आप कहेंगे चलो ठीक है हम पीस का प्रोसेस कर लेंगे। पीस आप करेंगे किनसे? जिनके हाथ में हथियार, क्या उनके पीस कर ले? जुल्म भी हो और अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है? तुम ही कहो। इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली सर, पाकिस्तान से हम आए दिन प्रोटेस्ट की खबरें देखने को मिलती है, फिर वो चाहे बलूचिस्तान में हो, पीओजे में हो, केपी में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो। एक तरफ तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं है, फिर भी वो हमारे यहाँ अनरेस्ट फैलाने की हर संभव कोशिश करते हैं। क्या ये सच में बेहतर नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए कि वो अपने घर को देखे बजाय हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के? क्या ये चीजें इसलिए की जाती हैं कि उनकी आवाम उनकी परेशानियों के बारे में ना सोचे, और जैसे उनके यहाँ कश्मीर का चूरन हमेशा बिकता रहता है, बस उसी को वो करते जाएं? आपको मैं याद दिला दूं कि मुझे आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्टली बट प्रोबेबली इट्स 5 फरवरी। 5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उस टाइम एक जमात दावा जो है, तंजीम जो है, जो कि हाफिज सईद उसको लीड करते हैं, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कश्मीर के नाम पे चंदा जमा करती है। वहाँ पे प्रॉपर बैनर्स लगते हैं और रोडों पे जो है कि हमें कश्मीर के लिए जिहाद करना है, हमें पैसे इकट्ठे करें, तो डोनेशन लिए जाते हैं कश्मीर के नाम पे। पहला पॉइंट। दूसरा चीज़, कश्मीर के नाम पे ही इनकी सियासत चलती है। अगर आपने इनके पार्लियामेंट में देखा होगा, हर बार जब इनकी बात होती है ये कहते हैं कि हम कश्मीर में जी हमने पुलवामा अटैक करवा दिया। ये तो इनके खुद जो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, ये उनका जिक्र है, उनका बयान है ये चीज़ कि हमने तो फतह हासिल कर ली। ये खुद बताते हैं कि ये दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। तो 300 जंगे भी लड़ने को तैयार हैं। यस, आप ये कभी कभार कहते हैं हमारे पास आइटम बम है, कभी कभार कहते हैं कुछ है। प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान इज कि वहाँ की जो आवाम है, इन लोगों को इनका ब्रेन इतना कैप्चर कर चुका किया हुआ है, इनके दिमाग को इतना कंट्रोल किया गया है कि वहाँ पे रिलीजन का चूरन भेजा जाता है। रिलीजन को आज भी वहाँ पे मिसइंटरप्रिटेशन करके वहाँ पे आज भी लोगों को भड़काया जाता है। बहुत सारे ऐसे जब आतंकवादी यहाँ आएंगे, मुझे याद है आज से पहले 5-8 साल पहले की बात है, 14 साल का एक टेररिस्ट जो है वो उड़ी साइड में पकड़ा गया। वाइल्ड द इंट्रोगेशन, सो ही रिवील्ड कि जब मैं यहाँ आया मुझे ये बोला गया कि कश्मीर में लड़कियों का रेप होता है। मुझे ये बोला गया तो कश्मीर में मस्जिदें हैं, अजान नहीं होती। मुझे बहुत सारी चीज़ें। तो इंडियन आर्मी के एक जवान ने पूछा, क्योंकि मैंने उसका वीडियो देखा था, जवान ने पूछा जब आपने आए तो आपने आप क्या देखा? कहा मैंने तो देखा यहाँ लोग हमसे ज़्यादा मजहबी है, यहाँ तो मस्जिदों की अजानें भी है, मस्जिद तो पाकिस्तान से ज़्यादा भी है, और यहाँ तो कोई चीज़ होती रही है। मैं तो बेगुनाह फंस गया, मुझे वैसा ही तैयार किया गया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ की आवाम जो है
पहली चीज उनके पास रोजगार नहीं है। अब आपके पास किसी इंसान के पास वहां 5,000 रुपए नहीं है, 2,000 खाने के लिए नहीं है, एंड उसको आप आतंकवादी बनाने के लिए आप 13,000 रुपए उसको मरने के लिए दे रहे हैं। फिर उसके साथ साथ में उसको ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ हो गया, हम आपकी फैमिली को टेक ओवर कर लेंगे, हम आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेंगे, उनका घर पालेंगे। बंदा क्रॉस कर लेता है, 13,000 रुपए उसको मिल जाते हैं, यहाँ आके मारा जाता है, तो वहां की उसकी फैमिली दरफदर, एक फैमिली डिस्ट्रॉय, दूसरों को तैयार करता है। दिस इज हाउ द पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन द टेररिज्म। पाकिस्तान इज नॉट ओनली स्पॉन्सर द टेररिज्म। अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज हैं, कहीं ना कहीं जो भी अटैकर होता है, या तो उसका लास्ट लोकेशन पाकिस्तान होता है, या तो वो पाकिस्तानी ओरिजिन का होता है। पाकिस्तान ही क्यों दहशतगर्द बनता है? बिकॉज रीजन बीइंग इज इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो मुल्क ऑलरेडी डूब चुका है। तो एक बुलेट, मैंने आपको जैसे कहा, एक बुलेट इनको ही खर्च करनी है यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए। खुदा ना खास्ता अगर कल की डेट में पाकिस्तान ने कोई हमला करवा दिया, कश्मीर में कोई हमला करवा दिया, जैसे कुछ इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू अटैक्स इन द वैली, तो खुदा ना खास्ता कोई अटैक अगर हो गया, तो एक ग्रेनेड की वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ टमाटर या कुछ बिकता है, उससे कम रेट पे वहाँ पे ग्रेनेड और वो बिकते हैं। एक ग्रेनेड की वजह से क्या है, एक चीज़ पूरा इनको माहौल ख़राब करना है। माहौल ख़राब कर लिया, आपका टूरिज्म जो है वो डेड हो रहा है। अब यहाँ पे लोग जो है आज खुश क्यों हैं? वाई दे आर नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म? बिकॉज उनकी राशि जो है, उनकी जेब में राशि आ रही है, उनका फैमिली पढ़ रहा है। जो शिकारा वाला आज तक रही सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे का एडमिशन करूंगा, आज उसका बच्चा भी दिल्ली में, आईआईटी में, अमेठी में, अब मुंबई में, फॉरेन में भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कश्मीरी। अब दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, वहां आपको कश्मीरी मिलेगा। वो लोग कैसे हो रहे हैं? क्योंकि एक तो इनकी राशि बढ़ रही है, इनके लोन जो पिछले 35 साल से जो बैंकक्रप्ट थे, वो उधारी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चा पढ़ लिख के क्या आतंकवादी बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसको असलियत का पता चला है। तो यही चीज दिक्कत पाकिस्तान को, वो चाहता है कि अगर यहाँ की आवाम पढ़ गई, अगर वहाँ की इकोनॉमी बढ़ गई, तो यहाँ के लोग तो टेररिज्म को नकारेंगे, वो तो कहेंगे कि नहीं ये चीज है। तो इसीलिए पाकिस्तान वांट टू डिस्टर्ब द पीस इन द कश्मीर वैली, ताकि कश्मीर के लोग तंग आके जो है लास्ट में दे कैन सेज द वॉर अगेंस्ट द इंडिया। राइट सर, एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट को अभी किन चीजों में फोकस करने की जरूरत है जिससे जम्मू और कश्मीर अपने पूरे पोटेंशियल से ग्रोथ कर सके और कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सके? देखिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोगों की जो ग्रीवेंसेस है, दे हैव सम बेसिक प्रॉब्लम्स, हम उस चीज़ को नकार नहीं सकते। एम्प्लॉयमेंट का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, पूरे देश में भी है, यहाँ पे भी है। तो वी नीड टू एड्रेस दैट। एक मुझे लगता है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की सरकार को, यहाँ की युवा पीढ़ी से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी जो दुख पीढ़ी जो है वो सुननी चाहिए, उनकी ग्रीवेंस हल करनी चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम पे एक होप है, एक लोकल कश्मीरी को होप है कि दिल्ली में जो आज की सरकार है वो ही हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकती है। एक गरीब जो था, जब कभी बीमार पड़ता था तो वो अपनी ज़मीन बेच के अपना इलाज करवाता। आज उसी गरीब के खाते में आज जो है 5 लाख रुपए का उसको गोल्डन कार्ड मिलता है। जो गरीब कल तक जो है खाने के उनको लाले पड़ते थे, आज उसी गरीब के खाते में जो है आज उसको 10 किलो चावल मिलता है। जो गरीब कल तक ये चीज़ सोच रहा था कि मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी, उसको मैरिज असिस्टेंस में उसको आज पैसा मिलता है। जो बुजुर्ग 40 साल 60 साल की उम्र में जब रिटायर होता था, उसकी राशि में आज उसका पेंशन आ जाता है और 1000 रुपये मोदी जी उनके अकाउंट में भी डाल देते हैं। ये जब चीज़ें आती रहती है, जो एक कनेक्ट है लोगों का, एक विश्वास है, उसको कंटिन्यू करने को प्रिजर्व रखने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट मेरा ये चीज़ मानना है कि यहाँ की लोग जो है, जितना इन लोगों को एक्सपोजर मिलेगा, जितना हम एक दूसरे से मिलेंगे, दिल्ली का कोई बाशिंदा यहाँ आ गया, घुल मिल गया यहाँ के लोगों से, 10 चीज़ें उसने शेयर कर ली, अपना एक्सपोजर, क्योंकि उनका भी अपना अपना एक्सपोजर होता है। सो व्हेन वी कैन मिक्स अप द थिंग्स, व्हेन वी कैन मिक्स द पीपल, तब भी कुछ ना कुछ हो सकता है। आप ये वी कांट एक्सपेक्ट कि आप कट ऑफ दुनिया से हो जाए, आप कुछ सीख सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। हम दुनिया यहाँ हम कुछ सीखते हैं तब जब हम ट्रैवल करते हैं, व्हेन वी एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अब हम कश्मीर से बाहर कभी टनल, कुछ लोग तो जम्मू तक नहीं गए हैं। अब जो लोग एक्सप्लोर करते नहीं हैं, उनको सच्चाई का कुछ पता नहीं है। एक्सप्लोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरी सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ की युवा पीढ़ी जो है, यहाँ के लोग जो है, उनको कहीं ना कहीं मौका मिलने का, यहाँ कहीं मौका मिलना चाहिए। आपने गवर्नमेंट से, नो डाउट गवर्नमेंट इज डूइंग ट्रिमेंडस वर्क। जैसे मैंने आपको कहा अभी कि यहाँ जगह जगह कैफेज खुल रहे हैं। कैफेज तब खुल रहे हैं व्हेन वी हैव स्कीम्स लाइक मिशन यूथ, when the youth is available for the KVABA loans,
जब आपका एमएसएमई लोन्स आपको ग्रांट कर रहा है, जब आपको एंटरप्रेन्योर स्कीम्स मिलती है, तभी तो ये सब पॉसिबल है। आज जो है यहाँ का युवा पीढ़ी है, वो ये नहीं सोचता है कि मुझे जॉब चाहिए, वो मुझे कहता है मुझे जो है मुझे जॉब किसको देना है, किनको देना है। डिफरेंस है। पॉलिटिक्स का हमने अभी जिक्र नहीं किया, मैं आपको पॉलिटिक्स का बताता हूँ। आज तक 2019 से पहले जो बंदा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ही वाज कंसिडर्ड एज अ ट्रेटर। कश्मीर में उसको गद्दार माना जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी पे यकीन करने वाले कोई आज तक गद्दार बोला था। लेकिन 2019 के बाद अगर आपने पार्लियामेंट इलेक्शन देखा होगा, पार्लियामेंट इलेक्शन में सबसे ज्यादा आपको वो चेहरे मिले लड़ने के लिए, चाहे उनने इलेक्शन जीता या हारा, दैट इज अ सेकंडरी क्वेश्चन। लेकिन उठने वाले जो है लोकल कश्मीरीज थे। सरपंच, बीडीसी, डीडीसी जो थे, वो कोई उनका जो सरनेम ना मुफ्ती था ना अब्दुल्ला था, वो किसी हजाम का बेटा था, किसी किसान का बेटा था, किसी मोची का बेटा था। वो आज हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उनने वो दुख पीढ़ी जो है वो देखी हुई है। तो ये मौका जब 3 टायर सिस्टम जब कश्मीर में लागू हुआ 2019 के बाद, इलेक्शंस हुए, पंचायत हुए, तब ये सब चीजें मुकम्मल हुई। एक टाइम ऐसा था जितना आज मुझे याद है 2019 से पहले एक एमएलए को कितना फंड, उससे ज्यादा जो आज हमारा सरपंच है उसके खाते में आज पैसा आता है, वो अपनी गाँव की आज भलाई कर रहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा उसके अकाउंट में आज पैसा आता है, वो पंचायत लेवल पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद आपका बीडीसी आ गया, फिर आपके उसके आ गया डीडीसी। और डीडीसी और बीडीसी को इतना एम्पावर किया जम्मू कश्मीर में, ही इज इक्विवेलेंट देन द डिप्टी कमिश्नर। आपका जो डीसी होता है, ही इज होल्डिंग द सेम स्टेटस, उसका रुतबा जो है सेम कर लिया। जब आप किसी कुर्सी को रेस्पेक्ट देते हैं, तब भी तो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज लोकल जो पॉपुलेशन है वो कहते हैं हम वोट नहीं डालेंगे, हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे। ये डिफरेंस है। पहले चुनाव के लिए लोगों को जबरदस्ती निकालना पड़ता था। आपने रिसेंटली देखा, आपका जो है हमने मुंबई, महाराष्ट्र से ज्यादा वोटिंग परसेंट जम्मू कश्मीर में है। आपने बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के कुछ हिस्से देखे होंगे जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज अप होगी। इरेस्पेक्टिव, आई हैव नो प्रॉब्लम अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर आप किसी भी विरोधी पार्टी को वोट डाल दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एटलीस्ट डेमोक्रेसी को मजबूत तो कर रहे हैं। एक टाइम पर डेमोक्रेसी पर भरोसा ही खत्म हो गया था। आज उसी डेमोक्रेसी को लेके लोग जो है आज अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली सर, आज आपसे बात करके इतना डिटेल में, तफ्तीश में इतनी बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझाई, और आई एम श्योर व्यूअर्स जब इसको देखेंगे तो उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता पड़ेगी जो शायद उनको कम पता थी या नहीं पता थी। आज आपने आपकी मसरूफियत में से समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है फिर किसी टॉपिक पे मुस्तकबिल में आपसे ज़रूर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।